हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मेडी साइंस ट्यूटोरियल एक प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से पैरामेडिकल कोर्स तथा पैरामेडिकल संबंधित जो भी वैकेंसी निकलता है उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। इस समय जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संविदा पे 2900 पदों की भर्ती निकली हुई है। इससे पहले हमने 2 सीरीज किए हैं, 2 सीरीज में हमने 80 प्रश्नों को हल किया है और आज का हमारा जो सीरीज का नंबर है वो तीसरा है। तीसरे में आज हम 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं। 50 प्रश्न आपके सारे हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग से संबंधित है। इससे पहले हमने 51 तक हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग से प्रश्नों को हल किया था और उसी के आगे ही हम लोग बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए पहुंचते हैं सीधे प्रश्नों पर और प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पे आंसर करेंगे और साथ में जितने भी ऑप्शन है उनका भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, प्लेटलेट फैक्टर थर्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो प्लेटलेट फैक्टर थर्ड होता है उसकी आवश्यकता किसमें होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटलेट फैक्टर थर्ड होते हैं उनकी आवश्यकता आपके इंट्रिंसिक कोagulation पाथवे में होता है, क्योंकि जो इंट्रिंसिक कोagulation फैक्टर्स होते हैं उनको ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे आयरन कैन बी लॉस्ट ड्यू टू, यानी कि हमारा आयरन जो है किन किन कारणों से लॉस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपके ऑप्शन है, ब्लड डोनेशन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ड्यूरिंग लैक्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर डी है जो कि है ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि इन चारों कारणों से आपके क्या होते हैं, आयरन की कमी होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 54 नंबर का। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है द पैन टी सेल मार्कर इज। तो पैन टी सेल के मार्कर में फ्रेंड्स आपके CD3 आते हैं, CD4 आते हैं और CD7 आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में 3 है तो हम यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन लगाएंगे, CD3। अगर यहाँ पे हम CD20 की बात करें तो CD20 आपका क्या हो जाता है, पैन बी सेल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैन बी सेल हो जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार के, रिमूवल ऑफ डाटा ml ऑफ ब्लड रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 mg ऑफ आयरन, यानी कि 1 मिलीग्राम आयरन का लॉस होगा कितने ब्लड को हम अगर क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो आप अगर 2 ml ब्लड को निकालते हैं तो उसमें आपके 1 मिलीग्राम आयरन का क्या होता है, लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जाएगा, 2 ml। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर का है जो कि लार्जर ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स आर, यानी कि इसमें से लार्जर ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चारों हैं आपके क्या हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लार्जर ग्रेनुलर्स की बात की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेचुरल किलर सेल हो जाएंगे आपके क्या, लार्जर ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, इन योर बॉडी 70% आयरन इज स्टोरिंग, यानी कि हमारा जो आयरन होता है वो 70% किस पार्ट में स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें आपके 70% आयरन का क्या होता है, स्टोरेशन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि आयरन डिपॉजिटेड इन बोन मैरो लीवर स्प्लीन इज नोन है, यानी कि हमारा जो आयरन डिपॉजिट होता है बोन मैरो या फिर लीवर में या फिर स्प्लीन में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हीमोसाइड्रिन कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या होता है, आयरन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आयरन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, ये आयरन क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मेलानिन की बात की तो मेलानिन आपका क्या होता है, ये एक प्रकार का कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है, कलर पिगमेंट होता है, जिसके कारण हमारे स्किन जो होते हैं उनका कलर डिसाइड होता है और साथ में हमारे यहाँ पे हेयर के भी कलर डिसाइड होते हैं। अगर फेरेटिनिन की बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है, ये ब्लड प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, कंटेन करता है आपके आयरन को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 59 नंबर का। 59 प्रश्न कह रहा है कि इन मेल हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी काउंट इन हायर देन फीमेल ड्यू टू द एक्शन ऑफ डॉट 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 हार्मोन, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी को बढ़ा देता है मेल में, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा क्या होती है, कम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शंस होंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन, फोलिक स्टिमुलेशन हार्मोन, T3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि ये आपके जो हीमोपोएटिन होते हैं उनको क्या कहता है, उनके सिक्रेशन को बढ़ावा देता है, जिससे आपका जो हीमोपोइसिस होता है वो क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि इन व्हिच एनीमिया द एमिनो एसिड वेलाइन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटिक एसिड इन ईच ऑफ 2 बीटा स्ट्रैंड। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पे
ग्लोमेटिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे हट जाते हैं और वहाँ पे क्या लग जाते हैं, एमिनो एसिड वेलाइन लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो केस होता है वो आपका थैलेसीमिया में होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन इधर लिखे होंगे, थैलेसीमिया हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में थैलेसीमिया दिख रहा है, तो ये आपका आंसर नंबर सी जाएगा सही, थैलेसीमिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 61 का। 61 कह रहा है कि इन व्हिच एनीमिया सीरम कंटेन ऑटो एंटीबॉडी व्हिच रिएक्ट विथ रेड सेल एंटीजन, यानी कि ऐसा कौन सा एनीमिया है जिसमें क्या होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं हमारे रेड सेल के एंटीजन बॉडी से, ठीक है, सॉरी रेड सेल के एंटीजन से, और क्या होते हैं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हीमोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो वो केस आपका हो जाएगा सी नंबर का यहाँ पे, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होते हैं कि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि हमारे रेड सेल से क्या करते हैं, वहाँ पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे 62 नंबर का, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ कैपिलरी ब्लड डॉट डॉट देन वीनस ब्लड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या कंटेंट होता है, वो क्या होता है कैपिलरी ब्लड से वीनस ब्लड में कैपिलरी ब्लड की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लेस होता है। आपके वीनस ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि अगर कैपिलरी ब्लड की बात करें तो कैपिलरी ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया का कॉज क्या है। तो एनीमिया का जो फ्रेंड्स आपका कॉज है वहाँ पे ऑप्शन नंबर आयरन डिफिशियंसी है, एक्यूट ब्लड लॉस है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोन मैरो डिस्प्रेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों ऑप्शन सही जाएंगे, क्योंकि चारों कारणों से आपके क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 64 नंबर का है। 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया, यानी कि हमारे जो इंडिया में है जो सबसे कॉमन एनीमिया है वो कौन सा एनीमिया। तो फ्रेंड्स हमने जब एनीमिया का लेक्चर लिया था तो हमने बताया था कि जो आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है वो आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, न्यूट्रिशनल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 65 नंबर का, वो की है डॉट 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 एनीमिया कॉज बाई डिप्रेशन ऑफ इथ्रोपोइटिन, यानी कि इथ्रोपोइटिन के कारण से जो एनीमिया होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कि हाइपोप्रोफाइलेटिव एनीमिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 66 नंबर का। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। हीमोग्लोबिनूरिया को क्या कहते हैं, तो हीमोग्लोबिनूरिया को फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपके जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिनूरिया में आपका जो कॉमन काज है वो क्या है, वो है हेमोलाइटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एक्सटेंसिव बर्न। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों कारणों से आपके हीमोग्लोबिनूरिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 67 नंबर का है। 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है डॉट 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 डिसऑर्डर इज ऑफ्टन फाउंड ड्यू टू द एंटीबॉडीज इन ब्लड। फिर से प्रश्न को देखते हैं, डिसऑर्डर इज ऑफ्टन फाउंड ड्यू टू एंटीबॉडीज इन ब्लड। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या है, नेक्टरल हीमोग्लोबिनूरिया, डिस्ट्रक्शन हीमोग्लोबिनूरिया, प्रॉक्सिमल हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे प्रॉक्सिमल नेक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 61 नंबर का प्रश्न है जो कि इस साइड में लिखा हुआ कह रहा है कि हैंस बॉडी इन आरबीसी कैन बी प्रेजेंट इन डॉट डॉट कंडीशन, यानी कि जो हैंस बॉडी होते हैं वो किन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये कंडीशन होता है वो आपका क्या होता है, केमिकल पॉइजन के कारण, ड्रग के कारण, टॉक्सिसिटी के कारण, G6PD डिफिशियंसी के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों ऑप्शन से जाएंगे, इनमें हैंस बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। फ्रेंड्स हैंस बॉडी क्या होते हैं, तो हम बता दें आपके, जब हमारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनका प्रिसिपिटेट बन जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और क्या करते हैं ये, जब हम लोग स्टैंड करते हैं तो आरबीसी में क्या दिखते हैं हमको, यहाँ पे छल्ला के हिसाब से दिखते हैं, ठीक है, डॉटेड डॉटेड छल्ले के टाइप में दिखेंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, हैंस बॉडी होते हैं, ठीक है। अगर हम एक सिंपल वर्ड में बात करें तो ये टूटे हुए हीमोग्लोबिन के प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, इन विच कंडीशन देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन, यानी कि कौन सा एबनॉर्मेलिटी होता है जब सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
हीमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है, इसी कंडीशन होता है जिसमें आपके एब्नॉर्मेलिटी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, क्योंकि हीमोग्लोबिनोपैथी में आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 70 नंबर का, जो किस प्रकार से है, विच एनीमिया इज नोन एज कॉलेज एनीमिया आर मेडरनीज एनीमिया, यानी कि भूमध्य एनीमिया कौन, भूमध्य सागरीय एनीमिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो भूमध्य सागरीय एनीमिया है वो आपका थैलेसीमिया है, क्योंकि वहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया की एनीमिया पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, थैलेसीमिया। अब बात करते हैं 70 नंबर 1 की प्रश्न की। तो 70 नंबर 1 का जो कह रहा है कि इन बीटा थैलेसीमिया मेजोर अमाउंट ऑफ डॉट डॉट हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस, यानी कि बीटा थैलेसीमिया में किस प्रकार का हीमोग्लोबिन का रिड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स बीटा थैलेसीमिया में हमारा जो हीमोग्लोबिन का रिडक्शन है वो होता है आपका यहाँ पे एडल्ट वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर HBA सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 72 नंबर का, 72 नंबर का प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि उस प्रकार से है कि द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड, देखते हैं यहाँ पे, रुक जाइए, 72 का है द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड डॉट डॉट इन टोटल इथ्रोसाइट काउंट बाय हेमेटोसाइटोमीटर, यानी कह रहा है कि हेमेटोसाइटोमीटर में जब हम लोग क्या करते हैं आरबीसी को काउंट करते हैं तो उसका जो डाइल्यूशन फ्लूइड होता है वो किस डाइल्यूशन में होता है। तो फ्रेंड्स उसका जो डाइल्यूशन होता है वो यहाँ पे 200 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी से कहेंगे 1:200 का यहाँ पे होता है डाइल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कॉमनली यूज आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन लेबोरेटरी, यानी कि कौन सा कॉमन आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। तो फ्लूइड यहाँ पे आपका हेम्स फ्लूइड, गोबर फ्लूइड और टॉयसन फ्लूइड, तो यहाँ पे चारों आपके क्या हो जाएंगे, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या करते हैं, आरबीसी को लाइज होने से रोकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये काउंटिंग में मदद करते हैं। तो सारे ही क्या हैं, आपके आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न का। 74 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रिवेंट हिमोलाइजिंग, प्रिवेंट रोलर फॉर्मेशन और प्रिवेंट क्लॉटिंग, ये तीनों आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 75 का, थर्मल साइट्रेट सोल्यूशन इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ, यानी कि जो हमारा थर्मल साइट्रेट है वो किसकी काउंटिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इस ऑप्शन में आपके जो आरबीसी हैं उनको हम क्या करते हैं, थर्मल साइट्रेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। चलिए अगले फ्रेंड्स की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 76 नंबर का। 76 नंबर का प्रश्न है दियर इज डॉट डॉट मार्किंग ऑन द आरबीसी पीपेट, यानी कि जो आरबीसी पीपेट होता है उस पर मार्किंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 0.5, यही इसका ऑप्शन है, सही जाएगा। अगर हम बताएं कि यहाँ पे जो आरबीसी होता है, आरबीसी में 0.5 और 1 एंड 10 का यहाँ पे क्या होता है, मार्किंग होता है। अगर यहाँ बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में 0.5, 1 और यहाँ पे 11 का मार्किंग होता है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 10 और 11 की बात करें तो यही विशेष अंतर है, इसी को हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में 0.5 है तो ये दोनों में मिलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक ही है जो ऑप्शन, इसलिए हम यहाँ पर 0.5 को क्या करेंगे, सही करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 77 नंबर का, विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रिकिंग, यानी कि जब लोग फिंगर वाला ब्लड लेते हैं तो इसमें कौन से फिंगर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, लेफ्ट रिंग फिंगर। लेफ्ट रिंग फिंगर से हम लोग क्या करते हैं, फिंगर का प्रिक ब्लड लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 78 का। 78 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच काउंटिंग चेंबर कैन बी यूज फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल, यानी कि जब हम लोग ब्लड सेल का काउंटिंग करते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर प्लेटलेट का काउंटिंग करते हैं तो किस चैम्बर के द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हम चैम्बर की बात करें तो न्यू बार चैम्बर, बर्कर चैम्बर और इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर तीनों का यूज करते हैं। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। फ्रेंड्स जो बर्कर चैम्बर होते हैं उनपे 16 mm का क्या होता है, डेप्थ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर की बात करें तो यहाँ पे 0.1 mm का डेप्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एरिया ऑफ हिज काउंटिंग चैम्बर इज 16 mm स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो 16 mm स्क्वायर का चैम्बर होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स होता है फुक्स रोजेंथल चैम्बर। कौन सा, फ्यूक्स रोजेंथल चैम्बर, इसका क्या होता है, जो आपका काउंटिंग चैम्बर होता है वो आपके 16 mm स्क्वायर का होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा की 80 नंबर का प्रश्न है। 80 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि
हाउ मेनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर आर यूज फॉर काउंटिंग आरबीसी इन न्यूबार चैम्बर, यानी कि हम लोग न्यूबार चैम्बर में जब आरबीसी को काउंट करते हैं तो कितने स्मॉलेस्ट स्क्वायर का हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, 16 स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सेल लाइक स्पर्म, बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स आर काउंटिंग इन विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर आप स्पर्म की काउंटिंग कर रहे हैं, बैक्टीरिया की काउंटिंग कर रहे हैं, फिर ब्लड सेल्स यानी कि प्लेटलेट, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कर रहे हैं, तो किस प्रकार के चैम्बर का या फिर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का आप लोग यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका न्यू बार चैम्बर के लिए हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा यहाँ पे, न्यू बार चैम्बर, न्यू ईयर काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 82 नंबर का प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न हमारा है टोटल इर्थ्रोसाइट काउंट इज इंक्रीज इन ऑल एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़कर इसमें इर्थ्रोसाइट अगर बढ़ता है तो वो सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रोनिक हार्ट डिजीज, इम्फाइसेमा और हीमो कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनीमिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, एनीमिया, यानी कि अगर आपका इर्थ्रोसाइट का इंक्रीज होता है तो आपको एनीमिया तो होगा नहीं, क्योंकि इर्थ्रोसाइट जब आपका लो लेवल कम होता तो आपको क्या होता, एनीमिया होता। यहाँ पे बढ़ रहा है तो आपको एनीमिया नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि इर्थ्रोसाइट्स काउंट्स इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करता है तो क्या होता है, एक को छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर सारे क्या होते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो ये आपकी बीमारी होगी क्रोनिक हार्ट डिजीज, इम्फाइसेमा या फिर हीमो कॉन्सेंट्रेशन। इम्फाइसेमा एक प्रकार का लंग डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो लंग्स होता है वो सांस लेने में इसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है। 83 नंबर का प्रश्न हमारा ड्यूरिंग काउंटिंग इफ द फ्लूइड ओवरफ्लो इनटू द गटर ऑफ काउंटिंग चैम्बर देन इट इज कॉल्ड, यानी कि अगर जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, काउंटिंग करने के लिए फ्लूइड को क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है, अगर वो आपका ओवरफ्लो हो जाता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ओवर चार्जिंग। क्या कहते हैं उसको, ओवर चार्जिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 84 नंबर का। 84 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है एक ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सेल डायमीटर इज नोन है, यानी कि जो रेड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जिस ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, प्राइस जोन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस जोन कर्व कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न। 85 नंबर का प्रश्न हमारा व्हिच रेशियो आइसोटोप्स आर यूज फॉर रेड ब्लड सेल वॉल्यूम डिटर्मिनेशन, यानी कि हम आरसीबी को डिटर्मिनाइज करने के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो प्रकार के आइसोटोप्स का यूज करते हैं, P32 और K42। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, पोटेशियम और फास्फोरस दोनों प्रकार के हम लोग आइसोटोप्स का यूज करते हैं, तो इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा है 86 का, एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सपेक्ट। ठीक है, यानी कि एक को छोड़कर सभी में अगर इंक्रीज होता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज। इसी को छोड़कर सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम काज करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 87 नंबर का। 87 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि which one is not the preferred side of the bone marrow aspiration in the adult, यानी कि एडल्ट में हम जब बोन मैरो को कर रहे होते हैं तो वो साइड सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक की तो ये सही होगा, स्टर्नम की बात करें तो ये भी सही होगा, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की बात करें तो भी सही साइड है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर डी की जो कि टिबियल ट्यूबरसिटी है, वो ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम एडल्ट में टिबियल ट्यूबरसिटी से क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेशन नहीं कर सकते हैं बोन मैरो का। केवल हम क्या करते हैं, इन्फेंट में जो कि 7 साल से नीचे होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, टिबियल ट्यूबरसिटी से इनका हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, टिबियल ट्यूबरसिटी। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न की, तो 88 नंबर का प्रश्न हमारा इस प्रकार से, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज, यानी कि जो प्रोसेस होता है ब्लड के प्रोडक्शन का उसको क्या कहते हैं। फ्रेंड्स ये सारे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम अब इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड का होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, उनको कहते हैं हीमोपोसिस। हम फ्रेंड्स यहाँ पे इथ्रोपोसिस इसलिए नहीं कहे क्योंकि यहाँ पे हम रेड सेल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग रेड सेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सारे सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, हीमोपोसिस कहेंगे। अगर हम क्या करें, एरिथ्रोपोएटिन की बात करें तो ये प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, जो कि यहाँ से आपके सिक्रीट होता है, किडनी से आपके क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 89 नंबर का। 89 नंबर का प्रश्न हमारा, ड्यूरिंग
मीजोब्लास्टिक स्टेज, यानी कि 0 से 2 मंथ के बीच में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स 0 से 2 मंथ के बीच का जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो यॉर्क सैक के अंदर होगा। फ्रेंड्स अगर बात करें कि यहाँ पे 2 से 7 मंथ के बीच में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपके क्या लीवर पे और आपके स्प्लीन में होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है मीजोब्लास्टिक स्टेज में, तो मीजोब्लास्टिक स्टेज यानी कि 0 से 2 मंथ के बीच में आपके यॉर्क सैक में इसका फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, यॉर्क सैक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 90 नंबर का। आफ्टर बर्थ ब्लड सेल आर आफ्टर बर्थ ब्लड सेल इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि जो हमारा आफ्टर बर्थ के बाद ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड्स ये आपके रेड बोन मैरो में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, रेड बोन मैरो में। हमने आपको बताया लीवर स्प्लीन आपके यहाँ पे जो क्या होते हैं 2 से 7 मंथ के बीच में जो इन्फेंट होते हैं उनके में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर है 91 का। 91 कह रहा है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट रेड सेल प्रोडक्शन इज सीक्रेटेड बाई, यानी कि जो आपका यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपकी किडनी से सीक्रेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, किडनी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे 92 नंबर का। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इथ्रोपोइटिन इज डाटा इन नेचर, यानी कि जो इथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है उसकी नेचर का होता है, तो फ्रेंड्स ये आपके ग्लाइको प्रोटीन नेचर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न की। 93 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है व्हिच नीडल इज यूज फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोन मैरो के एस्पायरेशन के लिए कौन से नीडल का यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सलाह नीडल का और क्लेमा नीडल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोन मैरो के एस्पायरेशन में। और अगर हम यहाँ पे बात करें जमशेदी नीडल की, तो जमशेदी नीडल का क्या करते हैं हम लोग बायोप्सी करने के लिए करते हैं बोन मैरो का, यानी कि जब हम कोई भी टिश्यू निकालते हैं बोन मैरो में तो हम लोग जमशेदी नीडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें यहाँ पे ये ट्रू कट बायोप्सी नीडल की, तो इसमें क्या करते हैं आपका कोई भी टिश्यू क्या करते हैं साइटोलॉजी में यूज होता है, कोई भी टिश्यू को कट करने के लिए हम लोग इस प्रकार के नीडल का यूज करते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे सिल्वरमैन नीडल की, तो सिल्वरमैन नीडल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं साइटोलॉजी में करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न। 94 नंबर का प्रश्न कहना है व्हिच मेथड यूज टू डेमोस्ट्रेट आयरन इन बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि अगर हम बोन मैरो का एस्पायरेशन कर रहे हैं और आयरन को हमको देखना है तो हम किस प्रकार के स्टेन का यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेन होगा आपका पेरल स्टेन होगा। पेरल स्टेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं आयरन को डेमोस्ट्रेट करते हैं। अगर यहाँ पे मेथिल वायलेट स्टेन की बात करें तो आपके क्या होते हैं क्रिस्टल वायलेट होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें वान कोसा स्टेन, तो वान कोसा स्टेन का यूज हम लोग क्या करते हैं हिस्टोलॉजी में करते हैं। और हिस्टोलॉजी में हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें रेटिकुलिन स्टेन की, तो रेटिकुलिन स्टेन आपका क्या होता है ये एक प्रकार का फाइबर को देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 94 पेरल स्टेन सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयरन का डिमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, तो पेरल स्टेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं आयरन डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं बोन मैरो एस्पायरेशन में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 95 का। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है द डायग्नोसिस इंडिकेशन ऑफ द बोन मैरो ट्रेफिन बायोप्सी इज, यानी कि बोन मैरो का जब हम लोग क्या करते हैं बायोप्सी करते हैं तो इसमें किस प्रकार के डायग्नोसिस को इंडिकेट करता है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका बोन मैरो बायोप्सी होता है ये इंडिकेट करता है आपके एप्लास्टिक एनीमिया को, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। फ्रेंड्स कंट्रा इंडिकेशन माने कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या होता है वो आपके लिए सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कंट्रा इंडिकेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि कंट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि किस केस में आपको कंट्रा इंडिकेशन दिखाई देगा बोन मैरो एस्पायरेशन का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें हीमोफीलिया ए के केस में आपको क्या दिखाई देगा कंट्रा इंडिकेशन दिखाई देगा बोन मैरो एस्पायरेशन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लास्ट नंबर का 97 का, जो कह रहा है कि फैक्टर प्रमोटिंग इरिथ्रोपोइसिस आर, यानी कि कौन सा फैक्टर है कि जो कि इरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है प्रमोट करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों ऑप्शन सही जाएंगे, क्योंकि कोबलामिन भी आपको क्या करता है स्टिमुलेट की प्रमोट करता है, फोलिक एसिड भी प्रमोट करता है, हाइपोक्सिया भी प्रमोट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम आप व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफ जी भी है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तैयारी को करते हैं। वहाँ पे हम क्वेश्चन के पोल लगाते हैं और पोल हमारे कई सारे प्रश्नों के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ साथ में आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब